Hello everyone, welcome to our channel and today we are discussing the Insight IS Daily Current Affair of 26th of September 2020. So the topics that we are going to cover today, there are 5 topics from the means point of view and there are 5 topics from the prelims point of view. So let's start our discussion, and if you are new in our channel then please do like, comment and subscribe. So starting our discussion with the GS2 paper, statutories, regulatory and various cautious judiciary bodies. So the first news is regarding the National Medical Commission. So अभी कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का, तो जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने नेशनल मेडिकल कमीशन का फॉर्मेशन किया है, ठीक है, जहाँ पे एक 4 ऑटोनोमस बोर्ड्स रहेंगे और जो नेशनल मेडिकल कमीशन है उसका फॉर्मेशन हुआ है आफ्टर अबॉलिशन ऑफ अ MCI, दैट इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. तो जो इनिशियली हमें पता है जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था उसका कम्प्लीटली अबॉलिशन होके एक नेशनल मेडिकल कमीशन का सेटअप हुआ है, ठीक है. ये 4 ऑटोनोमस बोर्ड रहेगा उसमें, ठीक है. अभी ये 4 ऑटोनोमस बोर्ड कौन से हैं, वो है सबसे पहला अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड एंड इथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है. ये 4 बोर्ड्स रहेंगे इसमें, ठीक है. अभी देखा जाए इनकी कंपोजिशन का, ठीक है. नेशनल मेडिकल कमीशन में का कंपोजिशन के बारे में जानते हैं, इसके बारे में क्या फंक्शंस है वो सब देखते हैं, ठीक है. तो जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, ठीक है, उसमें 33 मेंबर्स रहने वाले, ठीक है, जो चेयर करेंगे, ठीक है, पहले 3 ईयर के लिए सुरेश चंद्र शर्मा, ठीक है. सुरेश चंद्र शर्मा जो स्टार्टिंग के 3 ईयर है उसको चेयर करने वाले इस बोर्ड को, ठीक है. इस 33 मेंबर्स में से अपार्ट फ्रॉम द जो चेयरमैन रहेगा उसको छोड़ के 10 जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहेंगे और 22 पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे, ठीक है, जो अपॉइंट किए जाएंगे बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ रिगार्डिंग द फंक्शंस, अभी फंक्शंस क्या है नेशनल मेडिकल काउंसिल का, ठीक है. लेइंग डाउन अ पॉलिसीज़ फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है. तो जो भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, उनका प्रॉपर रेगुलेशन, ठीक है, कहाँ पे जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है और मेडिकल इंस्टीट्यूशन है उनका, ठीक है, एक्सेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ केयर, ठीक है. जो भी ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड रिक्वायरमेंट है या हेल्थ केयर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन सारा का भी जो ध्यान जो है नेशनल मेडिकल कमीशन ही देखेगा. इंश्योरिंग कंप्लायंस बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल विद द रेगुलेशन मेड अंडर द बिल, ठीक है. तो ये जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, ठीक है, वो सारा जो वर्क है विद द कंप्लायंस, ठीक है, वो दोनों कोऑर्डिनेशन रखेंगे विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल के जो है उनके तरफ से, ठीक है. उसके बाद जो फ्रेमिंग गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ फ्री अप टू 50% ऑफ द सीट इन द प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है. तो जो भी गाइडलाइंस रहेंगे जो डिटरमाइन करेगा जो 50% ऑफ अ सीट इन द मेडिकल प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन का, उसका भी जो वर्क है उन सारा जो है वो नेशनल मेडिकल काउंसिल ही देखेगा, ठीक है. इस तरीके से हमने फर्स्ट न्यूज़ कवर कर दी है. सॉरी, वो काउंसिल नहीं, वो कमीशन है, ठीक है, मैंने गलती से बोल दिया. अभी नेक्स्ट न्यूज़ है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरा देयर स्ट्रक्चर्स एंड मैंडेट, ठीक है. रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन द वोडाफोन केस एंड द हेग कोर्ट रूलिंग, ठीक है. तो रिसेंटली क्या हुआ है, एक जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है जो हेग में है, ठीक है, उन्होंने एक डिसीज़न दिया है, ठीक है. अभी क्या डिसीज़न दिया है कि इंडियाज़ रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड ऑफ ₹22,100 crore as a capital gain and withholding tax imposed on Vodafone for a 207 deal was in breach of a guarantee of a fair and equitable treatment. India should not to pursue the tax demand any more against Vodafone Group. तो ठीक है, तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, ठीक है, तो उन्होंने बताया है कि जो इंडिया ने डिमांड ली है, ठीक है, इंडिया ने जो रेट्रोस्पेक्टिव डिमांड की है वोडाफोन कंपनी से, ठीक है, तो ये जो है कितने रुपीज़ की डिमांड की है, 22,100 करोड़ की एज अ कैपिटल गेन. कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ हो या किसी भी सब्सटेंस को पे जो हमें प्रॉफिट मिलता है, ठीक है, द प्रॉफिट अर्न इन पर्टिकुलर एसेट, ठीक है, इट इज़ नोन एज अ कैपिटल गेन. अभी विथ होल्डिंग टैक्स क्या होता है, विथ होल्डिंग टैक्स जो होता है, ठीक है, मैं अभी इस फिगर से बताती हूँ, ठीक है, ठीक है. कोई भी एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, एम्प्लॉयर का जो चार्ज है पे अ
पे सैलरी टू द एम्प्लॉय, ठीक है, जो एम्प्लॉय है जो काम करता है तो एम्प्लॉयर है उसको जो सैलरी पे करता है, अगर उसके सैलरी से जो टैक्स का डिडक्शन होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अ इनकम, ठीक है, जो भी इस एम्प्लॉय को इनकम मिलती है, ठीक है, इनको जिसको जो भी इनकम मिलती है उसमें से ही टैक्स अगर डिडक्ट हो रहा हो उसको हम बोलते हैं विथ होल्डिंग टैक्स, और वो पे किया जाता है टू द गवर्नमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, ठीक है। हमने देख लिया विथ होल्डिंग टैक्स क्या है, ठीक है। अभी आपको मैं बताती हूँ कि इशू क्या है, ये केस क्या है। 2007 में वोडाफोन जो था उन्होंने 67 स्टेक्स इन अ हटचिसन वैम्पोई फॉर 11 बिलियन जो डॉलर है, ठीक है, इतना मतलब 67 जो स्टेक्स थे, ठीक है, वोडाफोन ने लाए हैं इस पर्टिकुलर प्लेस से, ठीक है, हटचिसन वैम्पोय, ठीक है, यहाँ से। तो जो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो सितंबर इन्होंने मई में उन वोडाफोन ने उनसे स्टेक्स लिए, ठीक है, 67%। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर में एक डिमांड अरेज की कि उनको 7,990 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ अ कैपिटल गेन एट विथ होल्डिंग टैक्स के थ्रू, मतलब अभी जो मैंने बताया जो कैपिटल गेन मतलब जो कम्प्लीटली प्रॉफिट होता है, ठीक है, और जो विथ होल्डिंग टैक्स मतलब जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या जो भी मेन कंपनी से जो टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है, किसी के इनकम से जो टैक्स डिडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं कि विथ होल्डिंग टैक्स, ठीक है, उतना पे करने को वोडाफोन को कहा है, ठीक है। तो वोडाफोन ने चैलेंज किया है, डिमांड की है मुंबई हाई कोर्ट में, ठीक है, विच रूल इन फेवर ऑफ ए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो उन्होंने एक चैलेंज किया था इस ये जो इंडिया गवर्नमेंट उनको डिमांड कर रहा है पैसों की, ठीक है, इतने करोड़ रुपए की, ठीक है। तो उन्होंने जो एक डिमांड की थी, ठीक है, एक चैलेंज किया था, इनकी डिमांड को नोटिस दी थी इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। एंड फर्दर क्या हुआ, इनका जो वोडाफोन है फर्दर ये जजमेंट जो है जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया था, तो उसको जो था वो जजमेंट फेवर में था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, ठीक है। तो फिर से जो वोडाफोन ने एक जजमेंट फिर से चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इन 2012 में तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट द वोडाफोन ग्रुप इंटरप्रिटेशन ऑफ अ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 वाज करेक्ट, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि जो वोडाफोन ग्रुप जो बोल रहे कि इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ठीक है, उनका जो इंटरप्रिटेशन लेके जो वोडाफोन ग्रुप ने उनका जो पॉइंट रखा है तो वो उनका पॉइंट जो है वो करेक्ट है। एंड डिड नॉट हैव टू पे एनी टैक्स टू द स्टेक्स परचेस, ठीक है। तो जो भी उन्होंने टैक्स खरीदे हैं, ठीक है, 67%, तो उनको जो है कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट सेम ईयर उसी ईयर में क्या हुआ 2012 में जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने अमेंडमेंट लाई, ठीक है, एक फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट लाई। एंड देयर वाई उन्होंने क्या किया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द पावर टू रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट सच डील, ठीक है। तो इस टाइप के अगर कुछ डील हुए हो, ठीक है, दूसरे कंट्री के साथ या दूसरे प्लेस के साथ, ठीक है, मतलब जो भी बायलैटरल डील्स हुए हो, तो उस केस में जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर रहेगी कि वो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा उन्होंने अमेंडमेंट लाया, ठीक है, फाइनेंशियल एक्ट में अमेंडमेंट लाया है, ठीक है। तो दिस केस हैज़ बीन बिकम इनफेमस एज अ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन केस, ठीक है। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव का जो प्रोविज़न लाया गया है, इसलिए इस जो ये केस है, ठीक है, वोडाफोन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो इसमें क्या हुआ, इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के जैसे बोलते हैं। अभी व्हाट हैपन आफ्टर इंडिया पास द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो एक्ट है पास करने के बाद क्या चेंजेस है, ठीक है। ये जो एक्ट है पार्लियामेंट ने पास किया 2012 में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो जो पे थे, ठीक है, दैट वोडाफोन को क्या हुआ, वोडाफोन को पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल, ठीक है। तो वोडाफोन ने क्या किया बाद में, लेटर वोडाफोन ग्रुप इन्वोक क्लॉज 9 of a bilateral investment treaty signed between India and the Netherlands in 1995। तो जो वोडाफोन ग्रुप है उन्होंने उनका पॉइंट उठा के बोला कि जो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और नेदरलैंड के बीच में 1995 का, उसका क्लॉज 9 को उन्होंने इवोक किया, ठीक है। आर्टिकल 9 ऑफ अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या बोलता है, एनी डिस्प्यूट बिटवीन एन इन्वेस्टर ऑफ वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी इन कनेक्शन विद द इन्वेस्टमेंट इन द टेरिटरी ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल एज फार एज पॉसिबल बी सेटल एम्बिकली थ्रू द निगोशिएशन। तो जो भी इन्वेस्टर रिलेटेड मतलब कोई भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो, ठीक है, और दूसरी दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी हो, ठीक है, एक वन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डील हुई है, ठीक है, ऑफ द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है, तो वो सारे जो डील्स है उसको एक प्रॉपर निगोशिएशन से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अभी व्हाट इज़ द बायलैटरल
ट्रीटी, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, अभी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो नेदरलैंड और इंडिया के बीच में साइन हुई थी, वो क्या है, ठीक है, ये साइन की थी मेनली टू प्रमोट एंड प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनीज ऑफ ईच कंट्री इन देयर अदर जुरिडिक्शन, ठीक है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट होगा पर्टिकुलर कंपनी का, उसका प्रमोशन और प्रोटेक्शन क्या करेगा उस पर्टिकुलर कंट्री को इन द अदर्स जुरिडिक्शन, ठीक है, दूसरे के जुरिडिक्शन के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। The two countries will under the BTA ensure that the company present in each other jurisdiction will be at all time be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security in the territory of other, ठीक है। तो ये ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या है, तो जो भी कंट्री है, ठीक है, जिसकी मतलब अगर एक कंट्री हो तो दूसरे के जो जुरिडिक्शन में अगर चल रही है, मतलब जो भी केसेस हो रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होगा, दोनों कंट्रीज़ को है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट देना चाहिए, ठीक है। उसके साथ उनको प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का भी फुल जो प्रोविज़न है वो भी वो एंजॉय करते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट अ हेग, ठीक है। अभी जो रिजल्ट या जो भी रूलिंग दी है, ठीक है, वर्डिक्ट दिया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग ने इंडिया गवर्नमेंट को, तो वो क्या है, ठीक है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट अ हेग। तो ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, उन्होंने जो जजमेंट दिया है वो वोडाफोन को फेवर करता है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो BTI, ठीक है, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी एंड द यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड लॉ को, जो इंडिया का मतलब इंडिया ने जो डिमांड की है, वो कहीं ना कहीं इस लॉ के जो प्रोविजन है उसको वॉल्यूशन करता है, इसलिए जो भी जजमेंट आया है वो फेवर में है वोडाफोन के, ठीक है। द ट्रिब्यूनल ऑल्सो सेज दैट नाउ सिंस इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड दैट इंडिया हैज़ ब्रीच द टर्म ऑफ एग्रीमेंट, इट मस्ट नॉट स्टॉप इफोर्ट टू रिकवर द सेड टैक्स फ्रॉम द वोडाफोन, ठीक है। अब अगर अभी हमें जैसे पता चली गया है कि इंडिया ने जो इस वॉयलेशन किया है इन दोनों ट्रीटीज़ का या लॉ का, तो अभी जो भी वोडाफोन से टैक्स वो ले रहे हैं वो रिकवर नहीं होगा, उसको स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डायरेक्ट इंडिया को ऐसा डायरेक्ट किया है कि वो $5.47 मिलियन का जो है वो कंपनसेशन पे करे फॉर द लीगल कॉस्ट, ठीक है। अभी व्हाट इज़ द रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, अभी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अलाउज अ कंट्री टू पास अ रूल ऑन taxing certain product, item or the services and deal and charge company from the time behind the date on which the law is passed, ठीक है। तो जो भी डील हुई है, ठीक है, रिलेटेड टू द टैक्सेशन ऑफ अ सर्टन प्रोडक्ट या सर्विसेज या डील जो भी डील्स हुए हैं, ठीक है, तो जो भी कंपनीज ने की है, तो जब ये लॉ इम्प्लीमेंट होगा उस टाइम से जो चार्जेस है, ठीक है, वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। द चार्ज ऑफ द कंपनी फ्रॉम द टाइम बिहाइंड द डेट ऑन विच द लॉ इज पास, ठीक है। कंट्री यूज दिस रूट, अभी ये जो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन कब यूज़ किया जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्री जब कुछ भी टैक्स पॉलिसी में कुछ भी एनोलॉमीज़ हो, ठीक है, तो जो भी इस टाइप का जो भी मतलब प्रॉब्लम्स हो उसको करेक्ट करने के टाइम में, या जो भी लूप होल्स हो उसको करेक्ट करने के टाइम में ये जो कंट्रीज़ है वो उसको यूज़ करती है, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन, ठीक है। ये अभी जो रूलिंग के बारे में दिया है मैंने अभी ऊपर में ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज एंड फोरा, द स्ट्रक्चर एंड द मैंडेट। G7 बैक एक्सटेंशन ऑफ अ डेप्ट फ्रीज, तो ठीक है, G7 फाइनेंस मिनिस्टर से backed an extension of a G20 bilateral debt relief initiative for a world poorest country but said it must be revised to address shortcoming hindrance implementation, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि G20 बायलैटरल डेप्ट रिलीफ इनिशिएटिव क्या है, उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये कंटेक्स्ट क्या है न्यूज़ का, ठीक है। तो G20 नेशंस है, ठीक है, तो उन्होंने अप्रैल में साइन किया था, दे एग्री टू फ्रीज बायलैटरल गवर्नमेंट लोन repayment for the low income countries until the end of the year as a part of a plan to tackle the health and economic crisis triggered by the corona वायरस पैंडमिक एंड प्रिवेंट एंड इमर्जिंग मार्केट डेप्ट क्रंच, ठीक है। तो ये G20 कंट्रीज़ ने जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट हुए, बायलैटरल जो गवर्नमेंट लोन्स लिए हैं उसका जो रीपेमेंट है फॉर द लोअर कंट्रीज़, ठीक है, जो भी लो इनकम कंट्रीज़ है, तो वो जो बायलैटरल गवर्नमेंट लोन है उसको फ्रीज़ किया है, ठीक है, उसको कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया है, क्योंकि अभी हम जैसे जानते हैं, ठीक है, कितने टाइम तक स्टॉप किया है, ईयर के एंड तक, इस ईयर के एंड तक। क्यों? क्योंकि अभी हम जैसे जानते हैं कि जो भी हेल्थ इश्यूज़ के वजह से जो भी फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर कंट्री में, इसको टैकल करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है
ठीक है, G20 ने लिया है। ठीक है, द ग्रुप ऑल्सो कॉल एज अ प्राइवेट क्रेडिटर। ठीक है, ये ग्रुप ने प्राइवेट क्रेडिटर्स जो है जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन दिस इनिशिएटिव। ठीक है, और जो भी मल्टीलैटरल बैंक्स है जैसे IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स है, ठीक है, उसके बाद जो वर्ल्ड बैंक है, उनको भी बोला है कि अगर जो भी डेप्थ सर्विसेज पेमेंट है उसको अगर कुछ टाइम के लिए सस्पेंशन कर दिया गया, ठीक है, और पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको मतलब स्टार्ट कर दिया गया, तो मतलब वो ऐसा स्टार्ट करना चाहिए, ऐसे उन्होंने बताया है। ठीक है, उन्होंने ऐसे उनके पास डिमांड रखी है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ है, कंटेक्स्ट में क्या है कि जो G7 कंट्रीज़ है, ठीक है, G7 के फाइनेंशियल मिनिस्टर उनको उनको साथ मिला है ऑफ अ G20 बायलैटरल डेप्ट रिलीफ इनिशिएटिव का। ठीक है, अभी G7 क्या है, अभी G7 जो है ओरिजिनली उसको हम G8 बोलते हैं। ठीक है, जो सेटअप हुआ था 1975 को। ठीक है, ये 7 नेशंस का एक ग्रुप है। ठीक है, अभी ये क्यों क्यों फॉर्म हुआ था, इनफॉर्मल फोरम ब्रिंग टुगेदर द लीडर ऑफ अ वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन। ठीक है, ये जो हुआ था 7 इंडस्ट्रियल नेशन का फॉर्मेशन था, ये गैदर हुए थे। ठीक है, लीडर्स जो है यूरोपियन यूनियन फॉलोइंग द कंट्रीज कौन से है, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, ये 7 कंट्री का समूह है। ठीक है, अभी देखा जाए कि G7 जो था वो G8 बना था। ठीक है, तो रशिया को ऐड किया गया था 1998 में। बट क्या हुआ, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, ठीक है, उनका मतलब उनका जब टेन्योर था, उनके टाइम पे क्या हुआ था, एक रशियन ट्रूप्स ने इनटू द ईस्टर्न यूक्रेन एंड कॉन्कर क्रीमिया इन 2014। तो उन्होंने अपने जो रशिया के ट्रूप है उन्होंने सेंड किए थे इन द वेस्टर्न यूक्रेन, एंड जिसके वजह से उन्होंने कॉन्कर किया क्रीमिया इन 2014 को। ठीक है, तो जिसके वजह से जो रशिया थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रही थी एज अ पार्ट ऑफ अ G8 कंट्री। तो जिसके वजह से जो रशिया को सस्पेंड कर दिया गया एज अ मेंबर ऑफ अ G8 कंट्री, एंड अगेन 2014 से जो ये ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़, तो वो फिर से फॉर्म हो गया। ठीक है, अभी रिगार्डिंग द नेक्स्ट न्यूज़, डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंस इंश्योरर। ठीक है, अभी ये क्या है, 3 इंश्योरर्स जो है, इंश्योरेंस मतलब क्या होता है, लाइफ, पहले मैं बताती हूँ कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है, 3 इंश्योरर्स, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, न्यू India Insurance Corporation has been reorganized as a domestic system important insurers from 2021। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज़ को एज अ इंश्योरेंस करके कंसिडर किया गया। इंश्योरेंस मतलब जो ऐसी कंपनीज़ होती है जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो डील करती है इंश्योरेंस, जो रिस्क होते हैं, ठीक है, डील्स विद द इंश्योरेंस रिस्क, उसको हम बोलते हैं इंश्योरर। ठीक है, तो इन 3 जो कॉर्पोरेशन से उसको रिकग्नाइज़ किया गया डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट इंश्योरर करके 2020-2021 ईयर के लिए। ठीक है, अभी ये किसने रिकग्नाइज़ किया इन तीनों को, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, उनके थ्रू इनको ये जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योर करके डिक्लेयर किया गया। अभी ये क्या रेफर करता है, DSSIS रेफर टू द इंश्योरेंस ऑफ सच साइज, मार्केट इंपॉर्टेंस एंड डोमेस्टिक एंड द ग्लोबल इंटरकनेक्टनेस whose distress or failure will cost a significant dislocation in the domestic financial system। ठीक है, तो जो ये DSSI होते हैं, ठीक है, जो ये इंश्योरेंस होते हैं, ठीक है, अभी जैसे ये 3 कंट्रीज़ को दिया है, तो उनके अगर वो मैंने जैसे बताया कि इंश्योरर जो होते हैं वो डील करते हैं मोस्टली जो इनकम इंश्योरेंस रिस्क जो होते हैं, उन सारे जो केसेस है या उन सारे जो रिस्क को वो डील करते हैं। ठीक है, उस टाइप के कंपनीज होते हैं। ठीक है, अगर उनमें कुछ भी चेंज आता है, ठीक है, किसी भी डिस्ट्रेस आता है, कुछ भी फेलियर आता है, तो वो जो पूरा जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम है वो सिग्निफिकेंट उसको चेंज हो जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस इंश्योरर। ठीक है, अभी ये क्लासीफाई कैसे किया गया है, ठीक है, उनको क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, टू आइडेंटिफाई सच इंश्योरर एंड पुट देम टू इन्हांस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, IRDIA, ठीक है, हैज़ हेल्प अ मेथोडोलॉजी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सुपरविजन ऑफ DSSIA। ठीक है, तो इनका जो आइडेंटिफिकेशन है उनको कैसे किया जाता है, उनको क्लासीफाई कैसे किया जाता है, तो
पैरामीटर्स क्या है? पहला पैरामीटर है द साइज ऑफ ऑपरेशन इन विच द टोटल रेवेन्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम अंडर रिटर्न एंड द वैल्यू ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। जो साइज रहता है पर्टिकुलर कितना, मतलब पर्टिकुलर कुछ भी एसेट्स हो या किसी भी ऑपरेशन, मतलब पर्टिकुलर केस में कितना टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। तो वो सारा कंसिडर करके एक जो है पर्टिकुलर जो DSIIS है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि ग्लोबल एक्टिविटी अक्रॉस मोर देन वन जुरिडिक्शन, ठीक है। जो ग्लोबल एक्टिविटीज़ अक्रॉस मोर देन वन जुरिडिक्शन, जिसको मतलब जो है ये एक पैरामीटर है फॉर द आइडेंटिफिकेशन। इम्प्लीकेशन क्या हुआ? द 3 इंश्योरर विल नाउ बी सब्जेक्टेड टू इन्हांस रेगुलेटरी सुपरविजन। तो ये जो इंश्योरेंस है वो अभी उनको चांस मिला है कि वो इन्हांस कर सकते हैं रेगुलेटरी सुपरविजन को, ठीक है। एंड वो कहीं ना कहीं इट विल गिव रेज द लेवल ऑफ अ कोऑपरेटिव गवर्नेंस, आइडेंटिफाई ऑल रिलेवेंट रिस्क एंड प्रमोट अ साउंड रिस्क मैनेजमेंट कल्चर, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर कल्चर को प्रमोट करेगा, उसके साथ साथ जो आइडेंटिफाई करेगा जो रिलेवेंट रिस्क है उसको भी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव गवर्नेंस को भी सपोर्ट करेगा, ठीक है। दैट इज डोमेस्टिक सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस। द नेक्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग अवेयरनेस इन द स्पेस, नासा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है जो लीड किया है बाय द चंद्रा एक्स रे सेंटर इन कोलैबोरेशन विद नासा यूनिवर्सल ऑफ अ लर्निंग प्रोग्राम, ठीक है। जो नासा का यूनिवर्सल ऑफ लर्निंग प्रोग्राम अलॉन्ग विद द कोलैबोरेशन ऑफ अ चंद्रा एक्स रे सेंटर, तो इन दोनों ने मिलकर एक सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट लाया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। ये जो भी प्रोजेक्ट है ये क्या करेगा, ये ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, जो डाटा फ्रॉम द एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस इनटू ऑडियो। तो जो भी हमें एस्ट्रोनॉमिकल इमेजेस मिलते हैं, ठीक है, जो भी स्पेस से इमेजेस मिलते हैं उस जो इमेजेस को हम एक ऑडियो फॉर्मेट में उस डाटा को कन्वर्ट करने का ये प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ये किसको हेल्प होगा? जो विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको ये जो डाटा है वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे जो स्पेस का जो डाटा है इन द फॉर्म ऑफ अ ऑडियो फॉर्मेट। व्हाट इज़ डाटा सोनिफिकेशन? अभी डाटा सोनिफिकेशन क्या है? इट रेफर टू यूज़ द साउंड वेव्स टू रिप्रेजेंट रियल डाटा, सिंपली पुट इट इन द ऑडियोटरी वर्जन ऑफ अ डाटा विजुअलाइजेशन। तो जो भी डाटा विजुअल फॉर्मेट में या इमेज फॉर्मेट में उसको ऑडिटरी वर्जन, ठीक है, उसको ऑडियो वर्जन में कन्वर्ट करने का मेन जो वर्क है उसको हम बोलते हैं डाटा सोनिफिकेशन, ठीक है। हाउ डिड द नासा ट्रांसलेट एस्ट्रोनॉमिकल इमेज इनटू साउंड? अभी ये नासा जो है इनका जो मिशन है वो कैसे ट्रांसलेट करेगा एस्ट्रोनॉमिकल इमेज को साउंड में? तो ठीक है, तो जैसे डाटा नासा डिस्टिंक्ट टेलीस्कोप इन स्पेस कलेक्ट इनहेरेंट डिजिटल डाटा इन द फॉर्म ऑफ जीरोज, वंस एंड जीरो, ठीक है। हमें जैसे जानते हैं कि वंस और जीरो में, ठीक है, एक लैंग्वेज है हमको जो कोडिंग की वगैरह लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम वन एंड जीरोज़ का मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस तरीके का जो डाटा मिलेगा जो डिजिटल फॉर्मेट में वन और जीरो के फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है, जो डिजिटल डाटा मिलता है स्पेस से, तो उसको हम कन्वर्ट करते हैं इमेज में। फर्दर जो इमेज है, ठीक है, वो इसेंशियली विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, इमेज को हम विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, लाइट और रेडिएशन के फॉर्म में होता है जहाँ पे डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं, ठीक है। और वो हम जो कॉमन वुमेन्स जो हम इंसान हैं उनको नहीं दिख सकता है, ठीक है। तो उनको क्या करने वाले ये चंद्रा प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो भी लाइट और रेडिएशन या डिफरेंट वेवलेंथ है उसको पिच और साउंड में कन्वर्ट करने वाले, पिच और वॉल्यूम में, ठीक है। तो जिसके वजह से वो डिनोट क्या करेगा, ब्राइटनेस ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट और द फिनोमिना। तो ये जो वॉल्यूम और पिच में कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो लाइट और रेडिएशन जो वेवलेंथ आते हैं, ठीक है, जो विजुअल इमेज है उसको ऑडियो फॉर्मेट में करते वक्त पिच और वॉल्यूम में कन्वर्ट करते वक्त जो ब्राइटनेस रहेगी, ठीक है, वो डिनोट क्या करेगा, ब्राइटनेस एंड पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। रेडी प्रोजेक्ट, सो फार द एस्ट्रोनॉमर्स बिहाइंड प्रोजेक्ट चंद्रा हैड रिलीज द 3 एग्जाम्पल, उन्होंने 3 एग्जाम्पल रिलीज़ किए हैं, ठीक है, जिन्होंने डाटा कलेक्शन फ्रॉम द वेरियस डिस्टिंक्ट फीचर्स, ठीक है, जो भी डिस्टिंक्ट फीचर्स है 3 प्रोजेक्ट उन्होंने रेडी किए, गैलेक्टिक सेंटर, कैसोपिया ए एंड पिलर ऑफ अ क्रिएशन नेबुला, ठीक है। अभी सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का? अगर सिग्निफिकेंस देखा जाए तो जो यूज़र है, ठीक है, कैन एक्सपीरियंस अ डिफरेंट फिनोमिना कैप्चर इन एस्ट्रोनॉमिकल इमेज एज अ एरुलर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी यूज़र है, ठीक है, उनको भी एस्ट्रोनॉमिकल इमेज जो है उसका प्रॉपर एक्सेस होगा, उसके साथ साथ जो भी ऑडियो फॉर्मेट में होगा जिसकी वजह से जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सनस होते हैं उनको भी मतलब जो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, जो डाटा जो हमें जो भी केसेस है या जो भी फीचर्स है या फिनोमिना है स्पेस में, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फैक्ट रिलेटेड टू प्रीलिम्स, दो फेसलेस
IT कम इनटू ऑपरेशन। तो गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिफिकेशन जो ऑपरेशनलाइज करेगा फेसलेस IT दैट इज इनकम टैक्स अपील सिस्टम को। ठीक है, इन्होंने ये अनाउंस किया था लास्ट मंथ में। तो ठीक है, इट सीक्स टू ऑनर ऑनेस्ट टैक्स पेयर ऑफ द कंट्री एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्स कलेक्शन। तो इससे क्या होगा, जो ऑनेस्ट जिसने भी जो भी टैक्स पेयर है जो कंट्री के, उनको ऑनर किया जाएगा। उसके साथ साथ ही कहाँ पे उसके साथ साथ ये प्रमोट करेंगे ट्रांसपेरेंसी इन द टैक्स कलेक्शन। अंडर दिस फेसलेस अपील ऑल इनकम टैक्स अपील्स विल बी फाइनलाइज इन द फेसलेस मैनर अंडर द फेसलेस इकोसिस्टम। तो जो भी होगा, ठीक है, ये फेसलेस मैनर में जो भी इनकम टैक्स अपील साइन की जाएंगी वो एक फेसलेस इन्वायरमेंट में होंगी। मतलब डायरेक्ट टू फेस कनेक्शन नहीं है, फेसलेस मतलब फेस टू फेस कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, द सिस्टम इज़ नॉट अप्लीकेबल इन द केस ऑफ, ठीक है, ये जो सिस्टम है वो अप्लीकेबल नहीं है जहाँ पे कुछ फ्रॉड हुए या टैक्स इन्वेजन हो। ठीक है, सेंसिटिव मैटर्स के केस में, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो या ब्लैक मनी के केस में ये जो फेसलेस का सिस्टम है जो लॉन्च किया है वो यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो IT अपील दैट इज इनकम टैक्स अपील राइट फॉर अलोकेशन ऑफ अपील, कम्युनिकेशन ऑफ अ नोटिस, क्वेश्चनेबल वेरिफिकेशन, इंक्वायरी टू हियर एंड फाइनलाइज कम्युनिकेशन ऑन द ऑर्डर ऑफ ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन बेसिस पे होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन हो, अलोकेशन हो, अपील हो, जो भी नोटिस हो या वेरिफिकेशन रिलेटेड जो भी केसेस हो, उन सारा ऑनलाइन होगा, इसलिए हम उसको फेसलेस बोलते हैं। ठीक है, फेसलेस अपील सिस्टम विल वैल्यू allocation of a cases to the data analytics and artificial intelligence। तो artificial intelligence और data analytics क्या बेसिस पे ये होगा। according to the CBDT data account for 460,000 that is 460,000 अपील आर पेंडिंग। ठीक है, अगर केसेस देखे जाए तो 460,000 अपील्स जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर द हायर सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स। तो हायर सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स आर द क्रोम बेस होलोग्राम प्लेट्स। ठीक है, ये क्रोम बेस होलोग्राम प्लेट्स है जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अ हॉट स्टैंपिंग। ठीक है, हॉट स्टैंपिंग एंड द लेज़र ब्रांडिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, ये जो है टेक्निक एक हॉट स्टैंपिंग या लेज़र ब्रांडिंग है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा जिसका डुप्लीकेशन हो नहीं सकता एंड वो लिंक किया जाएगा टू द सेंट्रल व्हीकुलर डाटाबेस को। ठीक है, जो भी व्हीकल्स है, ठीक है, व्हीकल रिलेटेड डाटाबेस है सेंट्रल का, उसके डाटाबेस को ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है, जो बेस है क्रोम बेस होलोग्राम प्लेट का, वो दिया जाएंगे। ठीक है, वो वहाँ पे डाटाबेस स्टोर किया जाएंगे। ठीक है, सेंटर में द प्लेट आर ऑल्सो सपोज टू हेल्प ऑथोरिटीज़ इन ट्रैकिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ अ व्हीकल ओनरशिप विच विल हेल्प इन क्रिमिनल प्रोब। ठीक है, ये अगर जो प्लेट का यूज़ कैसे होगा, तो जो भी ट्रैकिंग अथॉरिटी है उनको पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर व्हीकल का ओनर कौन है या किसी भी कुछ भी जो क्राइम्स होते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द व्हीकल, ठीक है, तो उन सब का भी डाटा उनको एसेस हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, थ्रू दिस अमेंडमेंट, ये कहाँ क्यों ऐड किया, मतलब कैसे ऐड किया है, थ्रू द अमेंडमेंट इन द रूल 50 ऑफ अ सेंट्रल मोटर व्हीकुलर एक्ट जो है 1989 का, उसके थ्रू एक्ट किया है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ बुकिंग हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट हैज़ बीन मेड ईजियर फॉलो बाय द दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिक अपील टू द सेंटर टू गेट द इंस्टॉलमेंट। तो ठीक है, तो हाई सिक्योरिटी रेगुलेशन प्लेट है जो उसका इंस्टॉलमेंट रिलेटेड जो प्रोसेस है उसका भी जो स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका ये जो नंबर रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है स्नैप लॉक रहेगा, सिक्योरिटीज इंस्क्रिप्ट रहेगी, ठीक है, इम्बॉस बॉर्डर एंड अल्फ़ा न्यूमेरिकल। ठीक है, इन तरीके से मतलब काफ़ी सारे जो फीचर है इस होलोग्राफ में रहेंगे। ठीक है, फ्राइडे फॉर नेचर, FFP इज़ अ ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट। ठीक है, ये FFP जो है फ्राइडे फॉर फ्यूचर, तो ये एक ग्लोबल स्ट्राइक मूवमेंट है, ठीक है, जो स्वीडन में स्टार्ट हुई थी, इंटरनेशनल मूवमेंट है जो स्कूल के स्टूडेंट ने स्टार्ट की है और दे participate from class to participate in demonstration on demand action of a prevent further global warming। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो स्कूल के स्टूडेंट हैं उन्होंने इंटरनेशनली एक मूवमेंट स्टार्ट की है स्वीडन में। ठीक है, द नेक्स्ट इज GMX20। तो GMX20 जो है एक बायोलैटरल एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में, उसका 4th एडिशन जो हेल्ड होने वाला है नॉर्थ अरेबियन सी फ्रॉम 26 to 28 सितंबर, और ये जो कंडक्ट की जाती है बिटवीन इंडिया नेवी जो है और जो जापान की मिलिट्री सेल्फ डिफेंस फोर्सेस है उनके बीच में। ठीक है, इनका मेन जो फोकस है वो मिलिट्रियल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करने के लिए है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, अभी पिनाका रॉकेट सिस्टम इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो कंडक्ट किया गया है। ठीक है,
सिस्टम है, ठीक है, पिनाका रॉकेट सिस्टम है ऑफ इन द आर्म फोर्सेस में है, जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने रिसेंटली हैंड ओवर किया है, हैंडेड बाय द अथॉरिटी होल्डिंग सील पर्टिकुलर ऑफ अ सिस्टम टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ अ क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफ अ डिफेंस ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इन्होंने हैंडेड किया है, ठीक है, टू द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। की पॉइंट देखा जाए तो ये पिनाका क्या है, एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, ठीक है, जिसकी रेंज है 37.5 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे जिस फोटो में देख सकते हैं एक आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है। पिनाका अगर मतलब कैन लॉन्च फ्रॉम अ मल्टी बैरियर रॉकेट लॉन्चर, ये लॉन्च करने वाले हैं, लॉन्च कर सकते हैं मल्टी बैरियर रॉकेट लॉन्चर, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी है टू लॉन्च 12 रॉकेट इन 44 सेकेंड, ठीक है, 44 सेकेंड में 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। द वेपन सिस्टम इस डिज़ाइन एंड डेवलप बाय द पुणे बेस्ड DRDO लैब, तो ये जो सिस्टम है वो डेवलप की है जो पुणे बेस्ड DRDO लैब है, ठीक है, आर्मेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। इस तरीके से हमने आज पूरी न्यूज़ कवर कर दी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।